Question number 51. Which is not the condition for the grant of the secured advance to the contractor? कॉन्ट्रैक्टर को सिक्योर्ड एडवांस नहीं देने की कंडीशन पहले जो कंडीशन है वो देख लेते हैं कि 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल देते हैं और वो इम्पेरिशेबल इन नेचर होना जरूरी है, यानी कि खराब होने की प्रकृति का ना हो। अगर पेरिशेबल है तो सिक्योर्ड एडवांस नहीं देंगे और ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। सही बात है, जब फिनिश्ड वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यानी कि पूरा काम का ठेका मिला है, मटेरियल वो लेकर आएगा ठेकेदार, तभी तो सिक्योर्ड एडवांस दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर फिनिश्ड वर्क्स, पहली कंडीशन सही है कि सिक्योर्ड एडवांस दे सकते हैं। मटेरियल शुड बी ब्रॉट ऑन द साइट ऑफ वर्क, मटेरियल साइट पर आना जरूरी है। जब तक मटेरियल साइट पर आएगा नहीं, सिक्योर्ड एडवांस किस चीज़ का देंगे। मटेरियल शुड बी पेरिशेबल नेचर, ये पेरिशेबल नहीं इनपेरिशेबल होना चाहिए था। तो ये ऊपर वर्ड भी यूज़ किया है नॉट, कंडीशन नहीं है। तो पेरिशेबल अगर है तो ये नहीं दिया जाएगा सिक्योर्ड एडवांस। तो सॉल्यूशन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी बनती है, ये सिक्योर्ड एडवांस की कंडीशन नहीं है। ऊपर वाली दोनों हैं 75% डी बी, ये तो सिक्योर्ड एडवांस की कंडीशन है, लेकिन सी इसकी कंडीशन नहीं है, पेरिशेबल नेचर का है, तो उसे हम सिक्योर्ड एडवांस नहीं देते हैं। क्वेश्चन 52, सिक्योर्ड एडवांस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट, कि सिक्योर्ड एडवांस किसे नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, मटेरियल में अभी हमने देखा था कि पेरिशेबल है तो उसे नहीं देंगे, इम्पेरिशेबल नेचर होगा तो सिक्योर्ड एडवांस दे दिया जाएगा, मटेरियल के बारे में बताया था। तो स्टील है, ख़राब नहीं होगा, ब्रिक्स कोई इशू नहीं है, लेकिन सैंड है ये पेरिशेबल इन नेचर है, तो ये कंडीशन को पूरी नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन सी सैंड। जैसे शीशा वगैरह है टूट सकता है, सैंड है ये ख़राब हो जाती है, इसमें मिट्टी मिल जाती है या हवा से उड़ जाती है, रखी रखी इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि इम्पेरिशेबल नेचर होना जरूरी है। क्वेश्चन 53, व्हेन फ्रैक्शन ऑफ रुपी आकर इन द टोटल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिल, अगर फ्रैक्शन की बात की है, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाया जाता है उसमें टोटल करेंगे, तो टोटल में अगर 0.5 से ऊपर अगर आ जाता है तो नेक्स्ट रुपी में राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर इससे कम रहता है 49 तक या इससे कम जितना भी है तो उसे पहले वाले रुपी में रखते हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। तो व्हेन फ्रैक्शन ऑफ रुपी अकर इन द टोटल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बिल, टोटल करेंगे तब फ्रैक्शन लेस देन हाफ शैल बी डिसरिगार्डेड, कि हाफ से कम है तो हम उस फ्रैक्शन को डिसरिगार्ड कर देंगे, ये बात सही है, उसे इग्नोर कर देंगे। फ्रैक्शन मोर देन हाफ शैल बी कंसिडर्ड एज ए रुपी, अगर हाफ से ज़्यादा है तो नेक्स्ट रुपी में कर लेंगे, ये बात भी सही है। इट विल बी टेकन इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में पेमेंट नहीं होती है, उसका बिल तैयार नहीं होता है। बोथ ए एंड बी ओके, हमारी दोनों ऑप्शन सही है और दोनों ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन डी बता रही है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मच सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस का जब कभी भी जिक्र आता है, मेटेरियल इश्यू किया जाता है, कभी ठेकेदार मेटेरियल को बाहर पब्लिक में भी बेच देता है, तो 10% आपका सुपरविजन चार्जेस लिया जाता है। तो व्हेन द मेटेरियल इज इशूड फ्रॉम द स्टॉक टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोनाफाइड यूज ऑन द वर्क, 10% सीधी ऑप्शन याद रख सकते हैं सुपरविजन के कंसर्न। क्वेश्चन 55, हाउ मच सुपरविजन चार्जेस आर रिकवर्ड व्हेन द स्टॉक मेटेरियल आर सोल्ड टू पब्लिक, स्टॉक का मेटेरियल जो कॉन्ट्रैक्टर को किसी वर्क को इशू किया गया था और वो पब्लिक को बेच दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उससे रिकवरी करनी होती है। 8A में जो भी मेटेरियल इशू किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी कीमत रिकॉर्ड कर दी जाती है, और जब ये पेनल्टी टाइप लगाते हैं सुपरविजन चार्जेस अलग से जो रिकवरी और करेंगे, मटेरियल जब पब्लिक को अगर वो बेच देता है तो जो 10% है वो हमारी 8B में रिकवरी दिखाएंगे। तो दोनों रिकवरी होती हैं 8A और 8B। 8A में जो मटेरियल वर्क को इशू किया गया है उसकी रिकवरी रहेगी, बाकी उसके अलावा इनकम टैक्स वगैरह है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, किसी दूसरे वर्क का है, सारी रिकवरीज 8A और 8B में होती हैं। जो उस वर्क को मेटेरियल इशू किया गया है उससे रिकवरी जो करनी है वो 8A में रहती है, बाकी 8B में आती हैं। तो 10%
आपका यहाँ पर भी सुपरविजन चार्जेस जब कभी भी ठेकेदार के द्वारा मेटेरियल बाहर बेच दिया जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन द रिकवरी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेटल इशूड टू हिम फॉर यूज ऑन ए वर्क, कि जब काम के लिए कोई सामान इशू किया गया है ठेकेदार को तो ये रिकवरी कब की जाएगी। तो जब कभी भी ठेकेदार को कोई भी मेटल इशू किया जाता है तो उसके जस्ट बाद कोई भी अगर रनिंग अकाउंट बिल है, यानी कि रनिंग अकाउंट बिल इसको कह सकते हैं ऑन अकाउंट बिल, कि काम चल रहा है और इन बिटवीन जो बिल ठेकेदार कभी भी लगाएगा तो अगले ही बिल में उससे रिकवरी कर ली जाएगी। तो कोई भी रनिंग अकाउंट बिल हो, वो पहला भी हो सकता है, तो जस्ट उसके बाद जैसे ही मेटल इशू किया है उसके बाद कोई भी पहला बिल जो लगाया जाएगा ठेकेदार के द्वारा, रिकवरी उसी वक्त करनी है। वेट नहीं करना कि लास्ट बिल आएगा जब काम खत्म हो जाएगा तब रिकवरी करेंगे, नहीं। फ्रॉम द फर्स्ट रनिंग बिल अकाउंट, ये इस बात सही है। फ्रॉम द लास्ट तक वेट नहीं करेंगे। रिकवरी शैल बी मेड सेपरेटली, अलग से भी रिकवरी नहीं करेंगे। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास सही है। फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल या ऑन अकाउंट बिल से हम रिकवरी कर लेंगे। जैसे ही मेटेरियल इशू किया जाएगा, जैसे ही अगला बिल लगाया ठेकेदार ने, उसमें से रिकवरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन द मेटेरियल आर इशूड डायरेक्ट टू वर्क। तो डायरेक्ट टू वर्क की बात अगर जहाँ कहीं भी आ जाती है तो वो जो फाइनल हेड जिसको चार्ज करना, जहाँ पर यूज हुई है वहाँ पर उसे फाइनल हेड के तहत ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो देयर कॉस्ट शुड इधर बी ट्रीटेड एज फाइनल चार्ज, हाँ फाइनल चार्ज में लगा देंगे उसको, और डेबिटेड टू द सस्पेंस हेड। जब तक हमें नहीं पता होता कि ये मेटल कहाँ पर लगेगा तो किसी पर्टिकुलर हेड को नहीं चार्ज कर सकते, तो तब तक ये सस्पेंस में रखा जाता है। रेवेन्यू चार्ज नहीं होता, बोथ एंड भी नहीं हो सकती, नन ऑफ द नहीं, क्योंकि ऊपर फाइनल चार्ज में तो लगाते हैं हम। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, if any surplus material at the site of the works are transferred to works in the progress or brought on to stock account, their value should be credited to। कि जब कभी भी अगर कोई काम है वहाँ से सरप्लस मटेरियल है, प्लस में कुछ बचा रह गया है, वो अगर दूसरे वर्क को भेजा जाता है तो दूसरे वर्क को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जिस वर्क में यूज़ होने वाला है सामान वहीं पर खर्चा लगाया जाएगा। फिर दूसरी बात आती है कि ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जब कभी भी ट्रांसपोर्ट जाएगा, सामान ऐसे भेजा जाता है, तो या तो जिसे ट्रांसफ़र किया गया है उसे ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा देते हैं, या फिर जिसने भेजा है उसको। तो जैसे भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से देखा जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि सरप्लस मेटेरियल भेजा गया था तो जिस वर्क को भेजा है हमने उसी को क्रेडिट करेंगे। तो निगम के रेवेन्यू नहीं, टू दैट वर्क, हाँ जिस वर्क को ट्रांसफ़र किया गया है उस वर्क को क्रेडिट कर दिया जाता है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन नहीं हो सकते, ए हमारी गलत हो चुकी है, नन ऑफ द नहीं हो सकता क्योंकि बी हमारी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन सरप्लस मेटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, अभी बात कर रहे थे वही है। द कॉस्ट ऑफ कैरेज, ओके, ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेज है शुड बी बोर्न बाय दैट वर्क वेयर इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, ये भी सही कह रहा है कि उस वर्क को, ठीक है। चार्जेज में भी डेबिटेड टू ईदर वर्क, दोनों में से किसी भी को चार्ज किया जाता है। एज में बी इक्विबल, जो सही है, दोनों ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी, ये बात भी सही कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं, तो ये इन दोनों ऊपर वाले दोनों को भी सही बताने में सक्षम है। तो मेन ऑप्शन हमारी होगी सी, नन ऑफ द हो नहीं सकता, ऑप्शन हमारे पास सही है। क्वेश्चन 60, व्हेन द अनयूज्ड बैलेंस ऑफ द मेटेरियल डेबिटेड डायरेक्ट टू वर्क, अगर डायरेक्ट टू वर्क को मेटेरियल भेजा गया है तो वहाँ पर साइट पर जो भी मेटेरियल बचा हुआ है, यानी कि जो भी बैलेंस है, उस बचे हुए मेटेरियल का हमें वेरिफिकेशन करना होगा कि कितना बचा हुआ है और कितना यूज हुआ है। तो शुड बी वेरीफाइड, वेरीफाई करना होता है ट्वाइस ड्यूरिंग ए ईयर, नहीं, साल में एक बार, वंस ड्यूरिंग ए ईयर हमें वो चेक करना होता है, उसे वेरीफाई करना होता है कि कितना मेटेरियल अभी भी बचा हुआ है। अनयूज्ड बैलेंस जो है वो हमें साल में एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है।